मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है कि वो काम करने में बड़े अच्छे होते हैं पर अपने आप को शोकेस करने में अच्छे नहीं होते, स्पेशली इंजीनियर्स। पता नहीं किस बात की आलसी करते हैं कि अच्छा रिज्यूम ही नहीं बनाते हैं। अब रिज्यूम में क्या होता है कि दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है? आप अपने आप को अगर कहीं अप्लाई कर रहे हो तो एक बंदा डिसीजन लेने वाला नहीं है। आप समझो कंपनी में पीछे से लेके आगे तक आपका जो रिज्यूम है वो मल्टीपल लोगों के हाथ से जाता है। सबसे पहले जो रिक्रूटर होता है या जूनियर लेवल का रिक्रूटर होता है वो आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करता है। और उसके बाद में वो जो भी हायरिंग मैनेजर है उनके पास में पहुँचाता है या अपने टीम लीडर के पास पहुँचाता है। टीम लीडर उनको रिज़्यूम को देखता है, फिर बताता है कि नहीं यार ये मेरे लिए काम का है या नहीं है। और उसके बाद में वो इंटरव्यू लाइन अप करता है टेक्निकल पैनल के साथ में। तो आपका शॉर्टलिस्टिंग में ही 3-4 लोगों ने आपका रिज़्यूम देख लिया एंड देन इट्स मूविंग फॉरवर्ड। और अगर आपने अपनी स्किल्स को ढंग से नहीं बताया है, तो आप आगे कभी जा ही नहीं पाओगे, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो नो मैटर हाउ गुड स्किल्स यू हैव, बट स्टिल यू डिडंट गेट अ चांस टू कम टू द इंटरव्यू। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले रिज्यूम बहुत अच्छा बनाना चाहिए। कॉलेज की जो टेम्पलेट है ना वो काफ़ी आउटडेटेड है और आपको नेचुरल लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। आप चैट जीपीटी यूज़ करके 10 पेज का बनाओगे वो एक स्टैंडर्ड नहीं है, या आप 2 पेज का या 1 पेज का बनाओगे वो भी स्टैंडर्ड नहीं है। आपने जो भी काम किया है, अगर आप उसको ढंग से शोकेस कर पा रहे हो, चाहे वो 1 पेज में हो या 2 पेज में या 3 पेज में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके पास में रोज़ के जो भी अच्छी कंपनी है 400-500 रिज्यूम्स तो जाते ही होंगे किसी ना किसी रोल के लिए। तो उनको 2 पेज एक्स्ट्रा आ जाने से उनका एटीएस है वो भर नहीं जाएगा, या उनका बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये मिथ है जो लोग बोलते हैं कि 1 पेजर रिज़्यूम्स होना चाहिए। हमारे पास आप अपनी स्किल को कैसे अच्छे से शोकेस कर सकते हो। अब आता है कि अगर आप रिज़्यूम बनाते हो तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है? उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपका नाम क्लियरली लिखा हो। आप कितने साल का एक्सपीरियंस है वो क्लियरली लिखा हो। आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए, प्रोजेक्ट में आपकी क्या लर्निंग थी, प्रोजेक्ट में कितने टीम मेंबर के साथ में आपने काम किया। यू वर एज़ अ हैंड और यू वर एज़ अ ब्रेन और यू आर डूइंग बोथ। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, मेरे कंट्रीब्यूशन से क्या आउटकम आया। आपको ये बताना पड़ेगा कि बेसिकली ये कितने टाइमलाइन का प्रोजेक्ट था, ठीक है? कंपनी को कोई सक्सेस मिली, कोई गोल हुआ, कोई केपीआई अचीव हुई। लेट्स से कंपनी ने साउथ ईस्ट एशिया में एक नया ऑफिस स्टार्ट कर लिया, या उनको वहाँ पे 10,000 कस्टमर्स मिल गए, या उन्होंने इस प्रोडक्ट या मॉड्यूल को बना के लेट्स से 1 मिलियन का रेवेन्यू अचीव कर लिया। सो समथिंग व्हिच इज़ मेजरेबल शोज़ कि आपके जो एफर्ट था उसका आउटकम क्या आया। देन यू कैन टेल कि लाइक आई हैव वर्क विथ 4 मेंबर टीम। उससे ये पता चलता है कि आप एक कंट्रीब्यूटर थे, की कंट्रीब्यूटर थे। पर आपने लिखा कि यार मैं 50 लोगों की टीम में काम कर रहा था, तो एक छोटा-सा पाई आपके पास में आया होगा। सो दोज़ ऑल थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट। देन यू कैन टेल कि लाइक व्हॉम यू आर रिपोर्टिंग। अगर आप किसी कंपनी में सीएक्सओस को, डायरेक्टर को, फाउंडर को रिपोर्ट करते हैं, डेफिनिटली देन आपने लीडरशिप के साथ में काम किया है। आपको केवल टास्क का नॉलेज नहीं है, आपको बिज़नेस का भी नॉलेज है। सो ये सारी चीज़ें वो आपके इस आंसर के बेसिस पे जज कर रहे होते हैं। देन यू नीड टू शोकेस योर हॉबीज ऑल्सो एंड व्हाई यू आर पैशनेट। तो इससे ये पता चलता है बंदा बोरिंग नहीं है, बंदे के पास में अपनी स्किल्स के अलावा अ, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए भी ही हैज़ इनफ मोटिवेशन। ही प्ले समथिंग, ही गो स्विमिंग, डांसिंग, व्हाटएवर यू आर इंटरेस्टेड। तो आपको अपनी हॉबीज को लिखना चाहिए एंड देन यू शुड आल्सो टॉक अबाउट कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर हॉबी, हाउ यू आर गेटिंग टाइम अबाउट योर हॉबी। यू शुड बी पैशनेट इनफ। And then if something you are doing extra like learning, if you are deeply passionate about something, you should showcase those things. um, Anywhere you take a responsibility, anywhere you find out opportunity, anywhere you contributed enough, तो आपको वो सब लिखना चाहिए। आपको अपने रेफरेंसेस में अगर किसी भी सीनियर लीडरशिप का रेफरेंसेस है तो वो भी आपको रिज्यूम में डालना चाहिए। किसी तरीके से आप अपने आउटकम को शोकेस कर सकते हो। कोई वीडियो बनाया है जिसमें आप बता पाओ कि ये प्रोजेक्ट था, ये ऐसे चलता था, ये इससे काम होता था, तो उनका काम काफ़ी आसान हो जाता है। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू काइंड ऑफ हेल्प देम मेकिंग डिसीजंस, कि उनको पता चले कि आप एक सही कैंडिडेट हो, उनको पता चले कि आप ने जो काम किया है वो उनके रोल से फिट बैठता है, उनको ये पता चले आप रिलायबल बंदे हो, आप पे वो काउंट कर सकते हैं। और रिक्रूटर जो है वो यही चाहता है कि अच्छा कैंडिडेट कंपनी में आए, जो भी केपीआई है उसकी वो केपीआई फिल होनी चाहिए, आपको कंपनी में मज़ा आना चाहिए, कंपनी को आप में मज़ा आना चाहिए। इफ दे आर ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क यू लाइक डू यू हैव सम क्वेश्चंस, देन प्रोबेबली यू शुड डू सम होमवर्क। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है सब कुछ अच्छा है। आप क्वेश्चंस पूछते हो तो थोड़ा क्लियर होता है एंड यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट गोना बी माय केपीआई, मैं किस प्रोजेक्ट में काम करूंगा, वो प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, इज दिस अ न्यू प्रोजेक्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस राइट नाउ कमिंग। देन यू कैन सी कि
आपको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाले हैं, क्योंकि इनसे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। आप किस लीडर के साथ में काम कर रहे हो, आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, इसी से चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। कंपनी ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करती है। अम, बेसिकली लर्निंग्स और अर्निंग्स डिपेंड करता है कि आप किस मॉड्यूल में काम कर रहे हो। अगर आप हाई इम्पैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपको हाई इम्पैक्ट ग्रोथ भी मिलेगी। सो आई थिंक दैट्स अ फोकस एरिया जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और कोई क्वेश्चंस हो करियर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।